तो चलो हमने एक ही एपिसोड में खत्म कर दिया उस सब आर्क को, जिसे 2 से 3 एपिसोड तक खींचा जा सकता था। अब तो किसी को शिकायत नहीं होगी। तो हम इस एपिसोड में मूव करने वाले हैं नेक्स्ट आर्क की तरफ। तो सीधा शुरुआत करते हैं। ये जस्ट उस बैटल के बाद का समय था, क्योंकि जियान को उस बुद्धा लॉर्ड से होली फ्लेम मिली होती है। वो बैटल के तुरंत ही बाद उसे रिफाइन करने लगा था। लेकिन हम जानते हैं कि 5th रैंक की होली फ्लेम है, इसे डिवावर करना इंस्टेंटली तो हो नहीं सकता, इसमें कम से कम महीने लगेंगे। और इसकी वजह से पूरी एंडलेस फायर टेरिटरी हाई अलर्ट में चली जाती है। महीनों तक एटमॉस्फेयर टेंस रहा था। वो अनेक एक्सपर्ट्स हर दिशा में गार्ड करते हैं। हालांकि सिचुएशन को कोई भी अच्छे से समझ नहीं पाया था। इन सब ने बस रूमर सुने होते हैं। इनके मिस्टीरियस लॉर्ड जियान वो भी वॉइड में कल्टिवेट कर रहे हैं। खैर इस समय के दौरान जियान की वेब स्पिल्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं। आखिरकार एंडलेस फ्लेम अलायंस का हर एक एक्सपर्ट एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स था। इनमें से भी जो डीमन वर्ल्ड का शेयर होता है उसे पर्सनली देने गई थी कैलिन, क्योंकि मेडिसिन पिल्स पूरे युद्ध के रुख को बदल सकती हैं। इन्हें डिलीवर करने में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो हम भी पीछा करते हैं कैलिन की तरफ, जो कि डीमन वर्ल्ड में एंटर ही होती है। वो जिस पल वहां पे अराइव हुई थी उसके एक्सप्रेशन बदल गए थे, क्योंकि अब ये पूरी दुनिया प्योर व्हाइट लाइट से भरी होती है। वो होली ऑपरेसिव एंशिएंट ऑरा, इसके तले डीमन वर्ल्ड दब सा रहा होता है। कैलिन बॉय से गोड़ के बोलती है कुछ गलत है। उसका शरीर आगे बढ़ता है। वो जाने लगती है डीमन वर्ल्ड के सेंटर की तरफ। अभी जो सेंटर पैलेस था उसके बाहर फ्लोट कर रहे होते हैं कुछ फिगर्स। खास बात ये थी कि सारी ब्यूटीफुल फीमेल्स थी। इनमें से कोल्ड किलिंग टेन से भरी आवाज में कहती है, जुआनी डीमन एम्परर, तुम्हें चुपचाप से सरेंडर कर देना चाहिए। इस पूरे डीमन वर्ल्ड में बस तुम दोनों ही हो जो हमारा सामना कर सकते हो। फिर इस एंजल लीडर के चेहरे पे आती है क्रूअल स्माइल। वो आगे कंटिन्यू करती है, अगर तुम रिफ्यूज करते हो तो हम इस डीमन वर्ल्ड को प्योरीफाई कर देंगे। सीन गया था हमारा पैलेस के अंदर। इस समय 9-tailed डीमन फॉक्स एंसेस्टर ने अपनी दांती मीस रखी होती और आंखें भरी होती हैं रेज से, लेकिन इस समय वो कुछ कर नहीं सकती थी। हमारा फोकस जाता है डीमन एम्पर के पीछे खड़ी एक ब्यूटीफुल वुमन के ऊपर, जो कहती है हमने पहले ही एंडलेस फ्लेम अलायंस को डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया है। हाउएवर जब डीमन एम्पर ये सुनते हैं वो कहते हैं कैंसिल करो। ये सुन के पूरा हॉल जम जाता है। डीमन एम्पर बोलते हैं तुम इसे सेंड नहीं कर सकते। वो दोनों 9 पंखों वाली सेराफ साथ में 6 से 7 विंग्स वाली वाइस एंजल्स, इनका सामना करने पे एंडलेस फ्लेम अलायंस एक बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। अभी डीमन एम्पर की आंखें बिल्कुल फर्म यानी कि स्थिर होती हैं। वो कहते हैं इनका टारगेट हम है और हमें ही इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना होगा। इन शब्दों के साथ उनका ऑरा राइज होने लगा था। हमें दिखाई देती है वो फीयरलेस लाइट। उनकी आवाज गूंजती है कि डीमन वर्ल्ड झुकेगा नहीं, हमारी दुनिया में मौत से कोई नहीं डरता। एंड ऑफ कोर्स उनके पीछे जो वुमन खड़ी होती है वो और कोई नहीं बल्कि लुयन थी, जिनकी पीठ से खुलते हैं 6 पर्पल विंग्स। लुयन कहती है मैं आपके साथ फाइट करूंगी। इस समय उनका ऑरा 5th इनकार्नेशन रियल में पहुंच चुका था, और अगर इसमें उनकी एंजेलिक ओरिजिन्स जोड़ दी जाए तो उन्हें भी एक बहुत पावरफुल एक्सपर्ट कंसिडर किया जाएगा। हाउएवर जब डीमन एम्पर सुनते हैं वो सिर हिला के बोलते हैं नहीं। हाउएवर लुयन सिर हिलाती है। वो बोलती है चाहे जिंदगी हो या फिर मौत हम साथ में फेस करेंगे। खैर जब इनके बीच में बात हो रही थी सीन जाता है बाहर की तरफ। जब डीमन एम्पर की आवाज को ब्यूटीफुल एंजल लीडर सुनती है उसके चेहरे की मुस्कान पागलपन से भर गई थी। वो कहती है इतनी जिद्दी तो फिर मेघ जाओ इस जगह को खंडर बना दो। वो दूसरी 9 विंग सेराफ जिसका नाम था सेरल, वो डीमन एम्पर से कहती है कि भले तुमने गॉड हुड के पाथ पे चलना शुरू कर दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें छू नहीं सकते। तुम गलत हो। वो और भी चिलिंग आवाज में कहती है तुम्हें एंजल किंगडम को कभी प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। हम वो हैं जो कि इस दुनिया को रूल करते हैं। तो उसके ही कहते आसमान में गूंजता है तेज बूम का साउंड, जैसे उस डिवाइन पावर ने पूरे आसमान को एक्सप्लोर कर दिया हो। दोनों 9 विंग्ड सेराफ अपने हाथों को जोड़ के चैंट करने लगती हैं। इनके मुंह से निकलते हैं अजीब अजीब से शब्द। पीछे से इन्हें कई वाइस एंजल सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पे करेक्शन ये है कि वो 9-tailed डीमन फॉक्स एंसेस्टर, उनका नाम है जुआनी। वो इस डिवाइन प्रेशर को महसूस करके बोलती है एक एंशिएंट फॉरबिडन टेक्निक, डेमीगॉड लेवल टेक्निक। तभी एंजल की आवाज फिर से गूंजी थी कि हम्बल बीइंग्स एटर्नल लाइट के सामने सबमिट करो। डेमीगॉड टेक्निक रिपल ऑफ लाइट, द होली इंक्विजिशन। पीस वेंगोम वेंगोम क्रंचिंग साउंड सा थरथराता है। वर्ड में से एक लाइट निकली थी जो दूसरे में मिलकर एक डिवाइन सोर्ड को तैयार करती है। इसके आगे के सिरे का निशाना था डीमन वर्ल्ड का सेंटर। इसके अंदर एक अनफेथमेबल पावर होती है। जब डीमन एम्पर और जुआनी इसे गिरते हुए देखते हैं ये समझ जाते हैं कि अगर इस चीज लैंड हुई तो ये पूरी दुनिया ही तबाह हो सकती है। हाउएवर इससे पहले कुछ हो पाता, यहाँ पे एक नई एंटिटी पहुंचती है। एक तेज बूम के साउंड का डिसेंड होता है फियर्स ऑरा। आसमान में एक मल्टी कलर्ड मैसिव सरपेंट अपीयर हुआ था, जिसके सर के ऊपर फ्लोट कर रही होती है कैलिन। वो अपनी हाथ को नीचे स्लैम करके बोलती है 10 कलर्ड हेवन डिवोरिंग पावर। उस 10 कलर्ड सरपेंट के मुंह से लाइट बीम निकली थी जो शावु
बूम के साथ टकरा जाती है उस लाइट एनर्जी से। हम तुरंत ही स्वॉर्ड पे कई क्रैक्स डेवलप होते हुए देखते हैं। फिर ये बिखर गई थी। डीमन एम्पर के चेहरे पे होता है सरप्राइज। वो कालिन के नाम को पुकारते हैं। हालांकि कालिन के आ जाने से लोगों के दिलों में रिलीफ पहुंची थी, लेकिन ये बस कुछ पलों के लिए होता है, क्योंकि ये बैटल दूर दूर तक खत्म नहीं हुई है। हमारा फोकस कालिन के ऊपर जाता है, जो कि सीधा डीमन एम्पर के पास अपेयर होती है। बिना हेजिटेशन के खोलती है अपनी हथेली को, जिस पे 2 मेडिसिन पिस की बोतल्स पड़ी होती हैं। ये पिस जैसे ही अपेयर होती हैं, पिस वैंगोम की आवाजों के साथ कांपता है। वो टेरिफाइंग ऑरा बढ़ता है जुआनी और डीमन एम्पर की तरफ। कालिन सीरियस आवाज में कहती है ये वो 9th ग्रेड की पिल्स हैं, जिन्हें जिया ने रिफाइन किया है। ये आपकी स्ट्रेंथ को ट्रू 8th रीइंकार्नेशन तक पुश कर सकती हैं। उसके इन शब्दों को सुन के सबके गले सूख जाते हैं। सब जानते थे कि एक 9th ग्रेड की पिल कितनी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। इसकी वजह से दुनियाओं के बीच में वॉर शुरू हो सकते थे। फिर जुआनी स्माइल करके बोलती है वो सच में दूर तक सोचता है, लेकिन डीमन एम्पर से रिला के बोलते हैं अगर हम अभी ब्रेक थ्रू करने चले गए तो उसमें लंबा समय लगेगा। हाउएवर कालिन की आंखों में था डिटर्मिनेशन। वो कदम बढ़ा के बोलती है चिंता मत करो, आप जब तक ब्रेक थ्रू नहीं करते तब तक मैंने रोकती हूँ। उसका ऑरा थ्रमिंग साउंड के साथ राइज हुआ था। वो कहती है मैं अपनी 10 कलर्ड हेवन सॉलिंग पाइथन की पावर से इस दुनिया को गार्ड करूंगी। इन शब्दों में होती है क्वीनली अथॉरिटी। जब डीमन एम्पर कालिन को ध्यान से देखते हैं, उन्हें कुछ महसूस हुआ था, कुछ एंशिएंट। फिर वो पिल को लेके बोलते हैं ऑल राइट। बिना हेजिटेशन की मेडिसिन पिल्स निकल ली जाती हैं। ऐसा होते इनके आसपास की नेचुरल एनर्जी हो जाती है क्योटिक। फिर से खतरनाक पावर को उगलता है। डीमन एम्पर इसी जगह पर बैठ के ब्रेक थ्रू करने लगे थे और अब बैटलफील्ड की जिम्मेदारी आ चुकी होती है कालिन के कंधों पे। लेकिन क्योंकि डीमन वर्ल्ड के लोग कालिन को ज्यादा नहीं जानते थे, के बीच में फैलता है फियर, जैसे मौत के करीब आ चुके हों। तभी कालिन के कंधे पे प्रकट होती वो 10 कलर्ड स्नेक स्पिरिट की आंखों में से ग्लो फ्लैश हुआ था। फिर जैसे दुनिया रिस्पॉन्ड कर रही हो, राइज होता है एक डिवॉरिंग ऑरा। ये ऑरा शुरुआत में तो बहुत हल्का था, लेकिन जैसे जैसे इसकी फ्लक्चुएशंस फैलती ऐसा लगता है जैसे आसमान कोई निगल सकता हो। हमारा फोकस 9 विंग सैरल के ऊपर जाता है। वो एंजल कहती है रेडिकुलस, आखिर इंसान हेवंस की पावर को कैसे रेज कर सकते हैं। वो अपने हाथ को उठा के दौड़ती है डाई। एक्सप्रेशन तो डीमन वर्ल्ड के लोगों के भी खतरनाक थे। ये बिना हेजिटेशन के अपनी सारी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो बूम 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 शाबों की आवाजें गूंजती हैं। उस अफसोस की बात थी कि इस बार जो एंजेलिक फोर्सेस यहाँ पे आई थी, इनका डेमोनिक पावर के ऊपर का सप्रेशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। इवन कालिन जिसने सबके सामने एक बैरियर को बनाया था जिसे वो डीमन एम्पर को ब्रेक थ्रू का समय दे सके, अब ये बैरियर थरथराने लगा होता है। कालिन दांती मीस लेती है क्योंकि वो जानती थी कि अभी उसकी पावर काफी नहीं है। अब समय आ चुका था कुछ और ट्राई करने का, लेकिन इससे पहले वो अपनी लिमिट्स को पुश कर पाती। अचानक से यहाँ पे होता है कुछ अलग। वो आसमान से नीचे डिसेंड होने वाली नई होली सोर्ड, जिसकी पावर बिल्कुल अनस्टॉपेबल लगती है। इसके आगे का स्पेस अचानक से चरमराया था। फिर ये सोर्ड बढ़ जाती कई हिस्सों में जिसे डिवावर कर लिया गया था। जब लोगों ने ऐसे सीन को देखा होता है, शौक फैलता है पूरे आसमान में। फाइनली इनके ध्यान को खींचता है एक छोटा सा निशान, एक काले रंग का निशान। जब लोग फोकस करते हैं तो वो पाते हैं कि एक नौजवान है जो कि चेहरे पे कैजुअल स्माइल को लेके अपनी खोपड़ी हो जा रहा होता है। हाउएवर उसका आगे बढ़ने वाला हर एक कदम लेके आता है डरावने औरे को। हालांकि वो जानबूझ के अपने औरे को रिलीज नहीं कर रहा था, लेकिन जब जब उसके पैर स्पेस में पड़ते थे ऐसा लगता है जैसे रियलिटी ही बेंड हो जाती हो। ये पावर सच में टेरिफाइंग थी। ये लोगों को 7th रीइंकार्नेशन या फिर 8th के बियॉन्ड की लगती है, जैसे ही कल्टीवेशन लेवल को क्रॉस कर चुकी हो। और इस मोमेंट में सब समझ चुके थे कि सिचुएशन फिर से बदल गई है। ऐसे सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर में जब ये पूरा डीमन वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन के इतने करीब था, वो यंग मैन अपने पैरों को वॉइड में टैप करता है। फिर अगली पल अपीयर होता है कालिन के सामने। फाइनली हमें उसका चेहरा ध्यान से दिखाई देता है, वो सिंपल हार्मलेस स्माइल। वो फिर से अपने सिर को हिला के बोलता है हेलो सिस्टर इन लॉ। कालिन तुरंत ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड लेती है। उसकी बॉडी टेंस हो गई थी। इवन उसकी 10 कलर्ड पावर भी अभी खतरे के सिग्नल दे रही होती, जैसे सामने खड़ा है व्यक्ति इसके अंदर कोई डेंजरस मॉन्स्टर छिपा हुआ हो। कालिन कोल्ड आवाज में पूछती है तुम हो। बेसिकली जब से यंग मैन अपीयर हुआ था उसकी 10 कलर्ड हेवन सोलिंग ब्लड लाइन ये इसे एक अलग ही स्तर पर रेजोनेट कर रही होती है। ऐसे रेजोनेंस को बस सिमिलरिटी यानी कि जाना पहचाना ही नहीं कहा जा सकता है, बल्कि ये कुछ ऐसा होता है जैसे दोनों की जड़ें एक ही हों। जब वो यंग मैन कालिन को ऐसे अलर्ट होते हुए देखता है, वो जल्दी से बताता है कि सिस्टर इन लॉ क्या आप मुझे भूल गई हो? क्या आपको बिग ब्रदर जियान की बॉडी के अंदर का फायर बीस्ट याद नहीं है? फिर वो थोड़ा सा रुकता है और वो इस दुनिया को बताता है अपनी आइडेंटिटी। वो स्माइल करके बोलता है ओ राइट, इस दुनिया के लोग मुझे किंग ऑफ बीस्ट के नाम से बुलाते हैं। जब कालिन ने इन शब्दों को सुना था उसके दिल की टेंशन थोड़ी सी कम हो गई थी। तो ये सच में वही फ्लेम बीस्ट है। खैर भले उसे मालूम पड़ गया हो कि नौजवानों से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तब भी अभी की सिचुएशन काफी खराब होती है।
वो एक हल्की आवाज में कहती तो ये तुम हो, लेकिन अभी की सिचुएशन। लेकिन इससे पहले इन शब्दों को कालीन पूरा भी कर पाती, किंग ऑफ बीस्ट के चेहरे पे स्नीयरिंग एक्सप्रेशन आते हैं। वो भोलेपन से भरी स्माइल बिल्कुल गायब हो जाती है और राइज होता है वो मर्डरस ऑरा। फेस हमिंग के साउंड से थरथराने लगा था। फाइनली उसके माथे में से निकलते हुए देखते हैं तो रंग बिरंगे सिंगों को इन कलरफुल हॉर्न्स में वो पावर थी जो कि इस दुनिया को सरपास करती है। फिर थ्रम के साउंड सा रिलीज होता है वो ऑरा। उसने चाहे डीमन वर्ल्ड के मेंबर्स हो या फिर एंजल, सबको हिला के रख दिया था। हम उस नौजवान के पीछे कई कोलोसल बीस्ट की शेडोज को बनते हुए देखते हैं। इनकी उस चमक के सामने आसमान डिम हो जाता है। इस समय दुनिया ऐसे कांपने लगी थी जैसे वेलकम कर रही हो अपने ट्रू किंग का। कुछ लोग तो तुरंत ही अपने घुटनों को भी टेक देते हैं। ये प्योर एब्सोल्यूट अनरीजनेबल सप्रेशन था। जब दोनों 9 विंग्ड सेराफ ने सीन को देखा हो तो इनके एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गए थे। आंखें जो कि अब तक भरी होती हैं घमंड से, इनमें दिखाई देता है प्योर हॉरर। सिर्फ चिल्ला के बोलती द किंग ऑफ बीस्ट। इनके पीछे के एंजल विंग्स कांपते हैं क्योंकि भले ही दोनों 8th रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट्स हों, पोजेस करते हो 9 विंग सेराफ का टाइटल, लेकिन यंग मैन जो कि अपने आप को किंग ऑफ बीस्ट कह रहा है, ये इसके सामने बस पैरों की धूल थे। चींटियां जो कि बिल्कुल रेस्ट न कर सकती हो। खासकर वो एंजल सेरल जिसकी आंखें वॉरेंटली श्रिंक हो गई होती हैं। ऐसा लगता है भी उसका दिमाग फट गया हो। वो अपनी ट्रेम्बलिंग आवाज में कहती है 9th लेवल। इस समय उसकी खोपड़ी जन्ना गई थी। उसे इससे पहले भरोसा था कि इस रियल में पहुंच जाने के बाद और 4th इविल गॉड को कैप्चर करने की क्रेडिट को हासिल करने के बाद के पास ऐसी पर्याप्त पावर आ चुकी है जो कि डीमन एम्पर और बाकियों को जज कर सकती है। लेकिन अब जब वो फेस करती है किंग ऑफ बीस्ट को तो उसकी रूह की गहराइयों में से डर उठता है। आखिर इस डीमन वर्ल्ड के पास ऐसा एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है? ये प्रेशर किसी इंसान का नहीं था। उसे वो फिगर बिल्कुल ट्रू गॉड जैसा लगता है। हम किंग ऑफ बीस्ट के दोनों हाथों को उड़ते हुए देखते हैं। ऐसा होते ही पीछे के कोलोसल शैडोज दहाड़ने लगे थे। वो बूम 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 के साउंड सा रिलीज होती हैं शॉक वेव्स। फिर किंग ऑफ बीस्ट के शरीर को एक जायंट प्रेजेंस ढकती है। वो सीधा अपने पंच को बढ़ाता है एंजल्स की तरफ। इस फोर्स में कोई स्किल, कोई ट्रिक नहीं थी, ये बस एब्सोल्यूट क्रशिंग थी। ऐसी पावर के खिलाफ कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी स्ट्रगल बिल्कुल कमजोर लगेगा। अभी जब नीचे खड़े एक्सपर्ट्स ऐसे सीन को देखते हैं, इनके दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। कई लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ, लेकिन अपने सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाते। आखिरकार इनके बीच का गैप कुछ ज्यादा ही हॉरिफाइंग था। जब काइलिन किंग ऑफ बीस्ट को अकेली सब कुछ सामना करते हुए देखती है, उसके चेहरे पे वापस लौटती है हल्की सी स्माइल। तभी किंग ऑफ बीस्ट कहता है, सिस्टर इन लॉ, मेरी स्ट्रेंथ अभी पूरी तरीके से पीक पे नहीं पहुंची है। मैंने उन इनहेरिटेंसेस को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब नहीं किया है, इसलिए मुझे अभी सिक्लूजन में जाना होगा। लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपको जरूर ढूंढूंगा। लास्ट टाइम वो है कि हंसने की आवाज रह गई थी। अब कोई मुझसे ये मत पूछना कि उन एंजल्स का क्या हुआ, क्योंकि डीमन वर्ल्ड में लौट आती है शांति, जैसे कुछ समय पहले की वो टेरिफाइंग क्राइसिस इन एक ही पल में मिटा दिया गया हो। किंग ऑफ बीस्ट के हाथ के एक इशारे ने तो 9 विंग्ड सेराफ और बाकी की वाइस एंजल्स को बिल्कुल हेवन और अर्थ से गायब कर दिया होता है। अभी सबके सब एक चीज को तो बिल्कुल समझ गए थे कि जब उस एंजेलिक पावर को रिफाइन करने के बाद अगली बार किंग ऑफ बीस्ट अपीयर होगा तो उसकी स्ट्रेंथ सच में टू 9th लेवल तक पहुंच जाएगी और तब वो ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के खिलाफ बैटल, इसे कोई अवॉइड नहीं कर सकेगा। आखिरकार वो ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर और बाकी की पावर्स ये मिलके बहुत समय से डीमन वर्ल्ड को सप्रेस करती आ रही हैं। यहाँ की सिचुएशन शांत होने के बाद काइलिन भी एंडलेस फायर टेरिटरी लौट आती है। खैर जो भी डीमन वर्ल्ड में हुआ वो कुछ ज्यादा ही शॉकिंग था। जहाँ तक बात रही हेवनली रियल्म की, तो वो 4th डीमन सप्रेशन जो कि हिडन वॉइड में एग्जिस्ट करता था, जगह कुछ ज्यादा ही डेंजरस थी। तब यूरू और उसकी टोली फोर्सफुली 4th डीमन सप्रेशन को तबाह कर देते हैं और सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लेते हैं लेजेंडरी चेंगे को। फिर वो मेडिसिन पिल्स जिन्हें येनियन डिलीवर करने के लिए गई थी, वो इनकी वजह से उस ग्रेट फिगर से मिल पाती है जो कि अब तक बस लेजेंड में ही एग्जिस्ट कर रहा था। यूरू चेंगे से गॉडेस याओजी के बारे में पूछती है। फिर उन खबरों को वापस लेके आती है एंडलेस फायर टेरिटरी में। जहाँ तक बात रही बुद्धा रियम की, जहाँ एग्जिस्ट करता था 3rd डीमन सप्रेशन प्रिजन, अचानक से इसके अंदर से विस्फोट होता है इविल ऑरा। वो बुद्धिस्ट पावर हाउसेस जो कि इस जगह को गार्ड कर रहे होते हैं, इन्हें खत्म कर दिया जाता है। हमारा फोकस गया था एक ब्लडी फिगर के ऊपर जो कि उस प्रिजन से बाहर आया था। उसकी खूनी आवाज गूंजती है कि बुद्धा वो इडियट, इसकी एक्चुअली में एंडलेस फायर टेरिटरी को धमकाने की हिम्मत हो गई। ये बोल के उसकी आवाज हो जाती है और भी ज्यादा विशेस। वो कहता है इविल गॉड विश के बाद शुरू होगी हमारी रिवेंज। ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड, वो ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर, ये जल्दी हमारे पैरों के तले कुछ ले जाएंगे और ये बुद्धा रियम, इसे मैं अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करूंगा। वो फाइनल कमांड देता है गो। हम सीधा सीन को ले आते हैं बुद्धा रियम के हेडक्वार्टर्स की तरफ। अभी चाहे शिटियन ताथागाटा हो या फिर मंजूशरी बोधिसत्वा और इनके अलावा भी बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स, ये सब एक जगह पे इकट्ठे हो गए होते हैं और एक्सप्रेशंस होते हैं सबके अगली। चाहे बुद्धा रियम के लॉर्ड के एक्शंस हो या फिर उसकी मौत, इन सब
सब के पीछे कई डाउट्स रह गए थे, लेकिन तभी इस हॉल में एक वॉरियर अपीयर हुआ था जिसका चेहरा पैनिक से भरा होता है। वो सर झुका के बोलता है, वो वर्ल्ड लॉर्ड, हमें बुद्धा लॉर्ड के कल्टीवेशन चैम्बर से एक मिल्की वाइट फायर मिली है और ऐसी फ्लक्चुएशंस उन जगहों से भी मिली हैं जो लोग उन्हें फॉलो करके एंडलेस फायर टेरिटरी गए थे। जब मंजूश्री, बोधिसत्व और बाकी के लोग ही सुनते हैं, इनकी भौहें से उठ जाती हैं। ये साफ तौर पे कंफ्यूज थे। हाउएवर इससे पहले और कोई सोच पाते, एक और सुनाई देती है अर्जेंसी से भरी आवाज जो कहती है, वर्ल्ड लॉर्ड डिजास्टर। एक पावरफुल फॉरेन इविल एंटिटी ने उस तीसरे डीमन सप्रेशन प्रिजन के ऊपर हमला कर दिया है। प्रिजन कोलैप्स हो गया है और इविल गॉड जो के अंदर कैद था वो बुद्धा रियम से भाग चुका है। जिस पर ये शब्द शेटियान ताथागाटा के कानों में जाते हैं। उनका चेहरा ड्रास्टिकली बदला था। फिर वो साय करके बोलते, अमिताभा, क्या इस दुनिया की कैटेस्ट्रॉफी ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच चुकी है? खैर, जब यहाँ पे ऐसे सीन चल रहे होते हैं तो घुसपैठ तो दुनिया के बाकी के हिस्सों में भी हो रही होती है। ऐसे बदलाव पिछले लाखों सालों में भी नहीं हुए थे। ये वो निशान होते हैं जो कह रहे थे कि वॉर शुरू हो चुका है। हमारा ध्यान खासकर एक ग्रुप के ऊपर जाता है जो कि एक अनंत सफेद रंग की दुनिया से आगे बढ़ रहा होता है। ये जगह ठंडी, शांत और अनीस भर देने वाली होती है। हम फोकस को डालते हैं उन दर्जनों एलीट एक्सपर्ट्स के ऊपर जिनमें सबसे आगे ग्रेट थाउजेंड पैलेस का पैलेस लॉर्ड था। वो सोलम आवाज में कहता है, ये बर्फ से ढकी हुई जगह, हमें यहाँ से कोई भी इविल ऑरे का ट्रेस महसूस क्यों नहीं हो रहा? फिर उसके एक्सप्रेशन हो जाते हैं और भी डार्क। वो समझ नहीं पाता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इनका लक्ष्य साफ होता है, ये आए थे यहाँ पे इविल टेरिटरी के लीडर को ढूंढने के लिए, उसकी लोकेशन को जानने के लिए। थाउजेंड पैलेस ने हेवनली मेथड्स का इस्तेमाल किया था। ये बेसिकली यहाँ पे कंफर्म करना चाहते थे क्योंकि इन्हें जैसे ही मालूम पड़ता है कि इविल रेस का लीडर यहाँ मौजूद है, ये खास तरीके के समनिंग मेथड का इस्तेमाल करके ह्यूमन वर्ल्ड लॉर्ड और बाकी के सुप्रीम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। क्योंकि जब तक इविल रेस के लीडर को खत्म कर दिया जाता है, ये सेकंड ग्रेट वर्ल्ड वॉर बिना किसी फाइट के ही खत्म हो जाएगा। हाउएवर जब इनके दिमाग में सब विचार चल रहे होते हैं, ये अनंत सफेद रंग की बर्फ से ढकी हुई दुनिया, इसमें गूंजती एक प्यारी सी आवाज। ये एक औरत की आवाज थी जो कहती है, ग्रेट थाउजेंड पैलेस, डेसोलेट एंशिएंट हेवन पैलेस और ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर। लगता है वो टियान योनजी इस बार सच में चौकन्ना है। ये वॉइस जैसे ही फैलती है, हम इस आइस एंड स्नो की दुनिया में से निकलते हुए देखते हैं ग्लैमरस वुमन को। इसके शरीर को सफेद रंग की बर्फ ने ढक रखा था। वो स्नोफ्लेक्स चारों तरफ डांस करते हैं। हालांकि इसकी बॉडी में से कोई ऑब्वियस पावर की फ्लक्चुएशन नहीं निकल रही होती, लेकिन तभी वो 6 और 7 समसरा लेवल के एक्सपर्ट्स इन सबके दिमाग कांप जाते हैं। पहले अपीयर होने वाली होती है वो ब्यूटीफुल वुमन, फिर उस दुनिया में अनेकों परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। एक थंडरस आवाज कहती है, 17 सेंट क्लैंस और 36 रॉयल क्लैंस, ये कॉन्स्पिरेसी है। अभी ग्रेट थाउजेंड पैलेस के पैलेस लॉर्ड जैसे एक्सपर्ट की आंखें भी बिल्कुल थरथरा गई थी। उसके दिल में से डर उठता है, वो दौड़ता है रिट्रीट। लेकिन वो प्यारी सी दिखने वाली औरत ये देख के बस स्माइल करती है। वो कहती है, क्योंकि तुम आ ही गए हो तो फिर जाने की जल्दी क्या है? यहाँ रुके आराम से फील करो इस ठंडक को। आफ्टर ऑल तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए कि डैम्प आउटर वर्ल्ड कैसा फील होता है। उसके इन शब्दों पे स्नो वर्ल्ड में फैलने वाली वो डार्क शेडोज ये भयानक तरीके से दौड़ती हैं। वो रोजिंग शाबू शाबू की आवाजें गूंजती हैं। खास बात ये थी कि इनमें से हर एक शेडो की स्ट्रेंथ 7th इविल गॉड के बराबर थी। वो ग्रेट थाउजेंड पैलेस, एंशिएंट हेवन पैलेस और बाकी की फोर्सेस इस मोमेंट में समझ जाती हैं। इविल रेस के वो सो कॉल्ड 17 सेंट क्लैंस और 36 रॉयल क्लैंस, ये है असली कोर पावर, इविल रेस की रियल फाउंडेशन, वो कारण जिसकी वजह से ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के खिलाफ खड़े हो पाए। और इस समय ये फाउंडेशन अपने आप को रिवील कर चुकी थी। हम इससे पहले स्टोरी में आगे बढ़े, एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजाओ क्योंकि हमारी इस स्टोरी की जर्नी 600 एपिसोड्स तक आ चुकी है और मेरे ख्याल से रह गए होंगे अभी 30-40 और एपिसोड्स। आपको ये स्टोरी अब तक कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताना और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा क्योंकि बिना उसके लिए हमारा आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। यह सपोर्ट का मतलब बस मेंबरशिप को खरीदना या फिर बस वीडियो देखना नहीं है कि आपका एपिसोड्स को लाइक करना और कमेंट करना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इसे सच में दिल से अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर आपको एपिसोड्स पसंद आते हो तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हमें आपके सुझाव हर समय चाहिए। चलो अब करते हैं आगे मूव। अब ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के अंदर एक के बाद एक अजीब इवेंट्स हो रहे थे। वहीं पे एंडलेस फायर टेरिटरी के आसमान से रिलीज होने वाली फ्लक्चुएशंस भी और इंटेंस होती जाती हैं, जैसे कुछ जागने वाला हो। धीरे धीरे करके 6 महीने कैसे निकल गए थे मालूम नहीं पड़ता। ये एक दिन की बात थी जब जूनर और बाकी लोग एंडलेस ऑल्टर पे खड़े होते हैं। ये एक्चुअली में हर दिन यहाँ पे आके रुका करते थे क्योंकि इस जगह से एंडलेस फायर टेरिटरी के ऊपर का आसमान साफ दिखाई देता है। वो वर्ड जहाँ पे जियान सिक्लूजन में गया हुआ था। जूनर फाइनली भौंच से गोड़ के बोलती है, ये बिग ब्रदर जियान को 5th होली फ्लेम को रिफाइन करते हुए 6 महीने हो गए हैं, अब भी जागे क्यों नहीं है। इन महीनों
में चारों वुमन डीमन वर्ल्ड, हेवनली वर्ल्ड, फायर एल्फ लैंड, गोस्ट रियम जैसी अलग अलग जगहों पे जा चुके थे। चारों पर्सनली जियान की मेडिसिनल पिल्स को उस हर एक फोर्स के लीडर को डिलीवर करते हैं कि हिस्सा होते हैं एंडलेस फ्लेम अलायंस का। एट द सेम टाइम ये कई जानकारियों को भी लेके वापस लौटे थे। ऐसी कई सच्चाइयां जो कि अब तक सामने नहीं आई हैं। इनमें कई तो खतरों की निशानियां भी थी, लेकिन ये तब भी खुलने वाली थी जब जियान सेक्लूजन से बाहर आएगा। यूनियन भी अपनी नजरों को आसमान के हटा के धीरे से बोलती है। हालांकि फिफ्थ होली फ्लेम की पावर थर्ड होली फ्लेम जितनी टेरिफाइंग नहीं है, लेकिन तब भी अब इसके अंदर बुद्धिस्ट फेथ पावर मिली हुई है। ऐसी चीज को डिवावर करने में नेचुरली समय लगेगा, लेकिन जैसे उसके मुंह से शब्द निकले थे तभी बगल में खड़ी काइलिन कहती है, लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई बात है। भले ही यूनियन ने अपने बिहेवियर को नॉर्मल रखने की कोशिश की हो, काइलिन तब भी कुछ ऐसा सेंस करती जिसके बारे में यूनियन ने बोला नहीं है। यूनियन गहरी सांस लेके बोलती है, हेवनली रियम में हर मजिस्ट्री चाहिए, ये मैटर उनके रिगार्डिंग है, लेकिन हमें जियान के जागने का इंतजार करना होगा। उसकी आंखें हमेशा की तरह काम रही थी, लेकिन जो हल्की सी हेस्टेशन होती है वो काइलिन की आंखों से छिपती नहीं है। और यही वो पल था जब एंडलेस फायर टेरिटरी के ऊपर के बादल ये तेजी से गड़गड़ाने लगते हैं, फिर गूंजती हैं बूम 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 की आवाजें, मन से गरम गरम लहरें फैलती हैं। जब ये उन एक्सपर्ट्स के ऊपर से गुजरी थी, इनके खून खोलने लगे थे, इनकी सांसें हो जाती हैं भारी। लोग खासकर शौक तब हो जाते हैं जब इन्हें मालूम पड़ता है कि टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन एक्चुअली में इनकी सोल पावर को टेम्पर कर रही है। इसी पर नौ रंगों के बादलों के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियान जो कि अब तक साइलेंट बैठा हुआ था वो धीरे से अपनी आंखों को खोलता है, और जिस पल ये आंखें खुली थी ऐसा लगता है ये हेवन और अर्थ भी डिम हो गए हों। वो सबसे पहले एंडलेस फायर टेरिटरी को नहीं देखता, बल्कि उसकी नजरें जाती हैं किनारे की तरफ, क्योंकि आसमान के उस हिस्से से एक अजीब सी ब्लेजिंग फ्लेम निकल रही होती है। इसके आसपास घूम रहे थे 9 सितारे, फिर एक वास्ट ऑरा जो कि इस दुनिया को सरपास करता था वो धीरे धीरे करके फैलना शुरू हो जाता है। ये सेंस करने वाला बस जियान नहीं था, बल्कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के वो सारे पावर हाउसेस इस हेवली फिनोमेना को देखते हैं। वो ओल्ड मॉन्स्टर और पावरफुल फोर्सेस तुरंत ही आसमान में आती हैं। फिर एक ही नजर में इन सब के दिल में शौक फैल जाता है, क्योंकि इस सब का सोर्स क्लियरली एंडलेस फ्लेम अलायंस के हेडक्वार्टर्स थे। हमारा ध्यान एंडलेस फायर टेरिटरी के किनारे की तरफ जाता है, जहाँ से एक हल्की सी आवाज कहती है, सुसु। बुद्धा वर्ल्ड की पावर को डिवावर करने के बाद इस लड़की की स्ट्रेंथ इस लेवल तक पहुंच चुकी है। जियान जैसे इस आवाज को सुनता है उसका शरीर कांप जाता है। वो अगली पल सीधा उस बोलने वाले के सामने अपीयर हुआ था। जियान बोलता है, योर एक्सीलेंसी, आप बिना परमिशन के हमारी एंडलेस फायर टेरिटरी के इलाके में आए हो, क्या आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए? इन शब्दों को सुन के वो फिगर पैनिक नहीं होता, बल्कि वो हल्की आवाज में कहते हैं, हम जल्दी मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं। ये कहते ही उस फिगर की बॉडी को ढकने वाली फ्लेम्स जियान की आंखों के सामने शाबू शाबू की आवाजों के साथ एवापोरेट हो जाती है। पीछे रह जाती है बस एक ठंडी डेड बॉडी। इस चीज को देख के जियान बहुत से कोड़ के बोलता है, क्या इसे भी इटरनल नाइटमेयर फ्लेम कंट्रोल कर रही है? फिर वो झुक के उस कॉर्प्स को चेक करने लगा था। वो कहता है, जैसे इस कॉर्प्स के ट्रेसेस हैं, लगता है ऐसे मरे हुए कई साल हो चुके हैं। वो इस पल बस अपने सिर को हिला सकता था। 5वें नंबर की होली फ्लेम को डिवावर करने के बाद जियान की अभी की स्ट्रेंथ वाज़ई 8th रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच चुकी होती है, लेकिन अगर उसे सच में 8th रीइंकार्नेशन में ब्रेक थ्रू करना था तो वो फील करता है कि कुछ मिसिंग है। अभी उसका फ्लेम मंत्रा क्वाज़ई गॉड लेवल से आगे नहीं बढ़ा था। वो चाहे कितनी भी टेरिफाइंग होली फ्लेम को डिवावर कर रहा हो, ये सो कॉल्ड गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। लेकिन बात ऐसी भी नहीं थी कि जियान की कोई प्रोग्रेस ही न हुई हो। वो फ्लेम मंत्रा के 4th रियल में एंटर कर गया होता है, जिससे उसकी कॉम्बैट पावर और भी डरावनी हो गई है। खैर, ऑल्टर के ऊपर खड़ी जब चारों वुमन इस सीन को देखती हैं, ये तुरंत ही अपीयर होती है जियान के पास और पूछती हैं, जियान क्या हुआ? इन चारों को सही सलामत देख के फाइनली जियान राहत की सांस लेता है। फिर उसके चेहरे पे आते हैं लीजी एक्सप्रेशन। वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके सिर को हिलाने लगा था। जियान थोड़ी देर बाद बोलता है, चलो हम मेन हॉल में जाके बात करेंगे। उसके इन शब्दों पे स्पेस ट्विस्ट हुआ था। ये सीधा उसमें एंटर करके अपीयर होते हैं हॉल के अंदर, लेकिन इसके दौरान जो पीछे फ्लक्चुएशंस रह गई होती हैं, उन्हें महसूस करके एंडलेस फायर टेरिटरी के एक्सपर्ट्स की खोपड़ियां जन आ गई थी। एट द सेम टाइम वो ओल्ड गेट कीपर, जो कि अब भी झाड़ू को लेकर जमीन से पत्ते साफ कर रहा था, वो अपने सिर को हिला के बोलता है, इस लड़के की ग्रोथ सच में टेरिफाइंग है। फिर जब वो कुछ और सोचता है उसके एक्सप्रेशन नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि जियान ने जो 9th अर्थ रैंक की पिल को उसके लिए रिफाइन किया था, उससे इस ओल्ड मैन की स्ट्रेंथ 8th रीइंकार्नेशन लेवल पे कम्प्लीटली स्टेबलाइज हो चुकी है। हम अपने फोकस को ले जाते हैं हॉल के अंदर। अभी पांचों में से बोलने वाली सबसे पहले होती है काइलिन, जो बताती है कि एक एंजल की टीम, जिसे तो 9 विंग्ड सेराफ लीड कर रही थी, इन्होंने डीमन वर्ल्ड पे हमला किया था। उनके जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, लेकिन काइलिन आगे कहती है, उस सेराफ की लीडर ये वही एंजल सर्ल थी जो कि कुछ समय पहले हमारी एंडलेस फायर टेरिटरी में अपीयर हुई थी। जियान
जियान को नेचुरली पता होता है कि दो नाइट विंग्ड एंजल्स का मतलब क्या है। बस डीमन एम्पर और ज़ुआनी अकेले ही इनका सामना नहीं कर सकते हैं। जियान पूछता है तो डीमन वर्ल्ड के क्राइसिस कैसे खत्म हुए। काइलिन उत्तर देती कि फाइनल क्रिटिकल मोमेंट में एक नौजवान जो कि अपने आप को किंग ऑफ बीस्ट कह रहा था वो अपीयर हुआ, फिर उसने कैजुअल अटैक से इन सबको खत्म कर दिया। ये सुन के जियान दोहराता है किंग ऑफ बीस्ट। उसके चेहरे पे एक स्माइल अपीयर होती है। जियान कहता है मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा, ये सच में सरप्राइजिंग है। फिर वो एक और सवाल को पूछता है, बाय द वे एंजल क्लैन की स्लॉटर एंजल की स्ट्रेंथ कैसी होती है। काइलिन ये सुन के सिर हिला के गहरी आवाज में कहती है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी 10 करोड़ हेवन सॉल्विंग पाइथन की इनहेरिटेंस के हिसाब से अपनी पीक कंडीशन में भी स्लॉटर एंजल के खिलाफ जीतने के चांसेस बस 30% होंगे। काइलिन के ये शब्द पूरे हॉल में शांति को फैला देते हैं। ये सबके दिलों को भारी करने के लिए काफी थे। धीरे धीरे करके बाकी के लोग भी रिपोर्ट करने लगे थे। जूना सीरियस आवाज में कहती है लॉर्ड ले और दुकेफे भी डीप रिट्रीट में चले गए हैं। लगता है जब वो अगली बार सिक्लूजन से बाहर आएंगे तो इनकी रीइंकार्नेशन पूरी हो चुकी होगी। फिर यूनियन बोलती है गॉडेस याओजी को रेस्क्यू करने के लिए। फायर एल्फ क्लैन भी काफी एंशियस लग रहा है, लेकिन इनके क्लैन की पूरी पावर के साथ भी ये गॉडेस याओजी की लोकेशन को पता नहीं लगा पा रहे। यहाँ तक बोलते बोलते यूनियन अपनी सीट से खड़ी हो गई थी। उसके एक्सप्रेशन हो जाते हैं और भी सोलम। वो साफ आवाज में कहती है इस मैटर के बारे में बस हर मैजिस्ट्री चैंगे को पता है। तुम्हारे सिक्लूजन के दौरान यूरू और बाकी की फोर्सेस फोर्थ डीमन सप्रेशन प्रिजन की ओर हमला कर चुकी हैं। मैजिस्ट्री चैंगी को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया है। वो थोड़ा सा रुके और भी भारी आवाज में कहती है जहाँ तक बात रही बुद्धारियम की, तो इविल रेस के किसी पावरफुल एक्सपर्ट ने थर्ड डीमन सप्रेशन प्रिजन को तोड़ के उस इविल स्पिरिट विच क्वीन को अपने साथ ले गया है। जब यूनियन के इन शब्दों को बाकी के चारों लोग सुनते हैं कि एक्सप्रेशंस हो जाते हैं टाइट, क्योंकि ये फील कर पा रहे थे कि बहुत जल्दी असली ब्लडी स्टॉर्म आएगा। लेकिन जियान सीधा मेन चीज के ऊपर ध्यान देके बोलता है तो यूनियन हर मैजिस्ट्री चैंगे गॉडेस याओजी के बारे में क्या जानती है। यूनियन नोट करती है, फिर उसके चेहरे पे आती है हेजिटेशन। वो सॉफ्ट आवाज में कहती है वो जानती है, लेकिन वो इसके आगे कंटिन्यू नहीं करती। बात ऐसी थी कि जब वो चैंगे से मिली होती है तो उसका फ्लावर गॉड इम्प्रिंट बहुत अजीब से रिएक्शन को दिखा रहा था। ये कुछ ऐसा होता है जैसे जानबूझ के यूनियन को प्रोटेक्ट कर रहा हो, क्योंकि गॉडेस याओजी की लोकेशन कुछ ज्यादा ही डेंजरस थी। यूरू फ्लावर गॉड और मून गॉड को जितना समझती थी तो उसके हिसाब से दोनों इनहेरिटेंस नहीं चाहती कि वो ऐसा रिस्क ले। जियान कुछ सोच के बोलता है ठीक है, जैसे ही मैं अपनी स्ट्रेंथ को स्टेबलाइज करता हूँ हम हेवली रियल में उन्हें ढूंढने के लिए जाएंगे। फिर अपनी चारों वाइफ्स को देख के उसके एक्सप्रेशन सोलम हो जाते हैं। वो आगे कहता है एंडलेस फायर टेरिटरी के हेडक्वार्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पावरफुल एक्सपर्ट्स को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि पिछली बार की तरह कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो। इसलिए इस ट्रिप में मैं बस अकेला जाऊंगा। जियान नहीं चाहता कि चारों वुमन डेंजर में फंसे, लेकिन वो ये कह के जस्ट रिलीफ फील कर रहा था तभी म्यूइंग अपने सिर को उठाती है। उसकी आंखें भरी होती है स्टबर्डनेस से। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इस लड़की के हावभाव को देख के जियान हेल्पलेस फील करता है। फिर वो उसके पास जाके उसके गालों को सहलाता है और साई करके बोलता है ठीक है चलो। काइलिन, यूनियन और जुनर इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं। ये देखते हैं जियान और म्यूइंग को स्पेस पोर्टल में एंटर करते हुए। फिर जुनर बोलती सिस्टर काइलिन, सिस्टर यूनियन तुम्हारी साइड में। उसे और भी आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। यूनियन और काइलिन पहले ही समझ जाती हैं कि वो क्या कहना चाहती है। दोनों साथ में जवाब देती हैं कि चिंता मत करो, जब तक हमारे पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता है हम उस फाइनल स्टेप को नहीं लेंगे। इस हॉल में फैलती है शांति। ये तीनों हॉल की खिड़की से बाहर देखने लगे थे। वो शांत आसमान अब शांत नहीं लगता, बल्कि ये लगती है बहुत बड़ी तूफान के पहले की शांति। लेकिन सवाल ये है कि सबसे पहले तूफान आएगा किसके ऊपर। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। हम इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप अगले पार्ट को आज ही देखना चाहते हो तो वीडियो पे कंप्लीट करो 5000 लाइक। वहीं पे जो लाइक टारगेट की परवाह नहीं करना चाहते, देखना चाहते एपिसोड को, तब भी के लिए हेल गार्डन की मेंबरशिप्स ओपन है। वो डेफिनेटली ज्वाइन करके नए एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हैं जो कि रिलीज होते हैं हर शाम को। एट द सेम टाइम वो लोग जो कि एक नहीं बल्कि 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल लेवल पर या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। तब तक के लिए दिस इज गुड बाय।